हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के टॉपिक ट्रूएंसी एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में, जिसे कि हम बाल अपराध भी कहते हैं। बाल अपराध भी इसे कहा जाता है। देखिए, बाल अपराध नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वह अपराध जो बच्चों द्वारा किया गया है, ठीक है, या किसी छोटेपन में किया गया अपराध हो, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये इसे डिस्क्राइब जो किया जाता है, जैसे कि हम जुवेनाइल वर्ड अर्थात बाल मीन्स जो छोटा है, अर्थात वे बच्चे जो 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, उनके द्वारा किया गया कोई ना कोई अपराध हो सकता है। ठीक है, अर्थात अभी पहले हम बात करते हैं कि जुवेनाइल कौन है। तो जुवेनाइल वो है जिसने अभी तक अपनी 18 ईयर्स की एज को कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, अभी 18 वर्ष से छोटा ही है और साथ ही साथ वह एक मैच्योर पर्सन के रूप में नहीं है ना। और जो कोई भी आपराधिक गतिविधियां हैं, उनके लिए उसको आप कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हो। ठीक है, अर्थात ये 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है जो किसी भी चीज के लिए अभी तक छोटा है। ठीक है, तो ये कहलाता है जुवेनाइल। अब हम बात करेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी अर्थात बाल अपराध क्या चीज है। तो क्या होता है कि जब बच्चा 18 साल से कम का होता है, उस समय पर अगर वो किसी भी प्रकार के अवैध आपराधिक मामले के अंतर्गत अगर इन्वॉल्व हो गया है, तो अर्थात मीन्स कोई भी इलीगल क्राइम कर दिया है उसने, ठीक है, तो वो कहलाता है बाल अपराध या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, तो एक तरीके से ये बहुत ही खराब रूप हमारे सामने आता है किशोरावस्था का या किसी भी छोटे बालक का। ठीक है, तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है, बहुत ही डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं या बालक हैं, ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये हमारे देश के विकास में सहभागी होंगे। और अगर बच्चे इसी उम्र के अंदर अगर किसी भी तरीके का अवैध अपराध करने लग गए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि हमारे देश का विकास और हमारे देश को आगे चलाने वाले तो यही बालक है ना। और अगर यही इन्वॉल्व है, तो हमारे देश को कौन संभालेगा, कौन उसका विकास करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होती है। और देखिए, इस कार्रवाई के अंतर्गत जब कई बार बच्चे घरों से भाग जाते हैं, कोई भी अनुचित या कोई भी ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी हैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं या हैरेसमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की क्रियाएं जो होती है वो इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। तो ये होते हैं जुवेनाइल और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखिए जो जुवेनाइल्स हैं, ठीक है, बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं कि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका परिवार होता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला जो होती है वो उसका परिवार होता है। यदि परिवार में ही अगर बच्चे को सही तरीके की चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है, या उसका विकास अच्छा नहीं होता है, तो बच्चा इन गलत तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है या फिर इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं, सीमाएं होती हैं, उन्हें पार कर लेता है। ठीक है, एक तरीके का जो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या बाल अपराध है, यह एक नकारात्मक व्यवहार है। ठीक है, हम इसे कहेंगे नकारात्मक व्यवहार या एक टाइप का नेगेटिव बिहेवियर है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है हमारे समाज के अंतर्गत। ठीक है, देखिए, कोई भी बच्चा जो है बचपन से या पैदा होने से वो किसी भी प्रकार का मतलब उसके अंदर कोई क्राइम नहीं होता है, कोई नेगेटिव बिहेवियर नहीं होता है, लेकिन जिस परिवेश में वो रहता है, यदि उस परिवेश में अगर इस तरीके के तत्व मौजूद हैं या ऐसी कोई क्रियाएं की जाती हैं, तो बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाल अपराध कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसे बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जो बच्चे जो इस तरीके के कार्य करते हैं, जैसे कि चोरी करना, दूसरे लोगों को हार्म करना, किसी को मारना, ठीक है, या फिर नशीली दवाओं का उपयोग करना, स्कूलों से भाग जाना, ठीक है, या फिर किसी का हैरेसमेंट करना, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचा देना, ठीक है,
इस तरीके की जो हरकतें होती हैं ये इन अपराध के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यह एक तरीके का नकारात्मक व्यवहार है। अब इसके लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम उन रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला आता है वो होता है पर्सनल रिस्क फैक्टर, ठीक है, अर्थात व्यक्तिगत जोखिम कारण। व्यक्तिगत जोखिम कारक, ठीक है। देखिए, पर्सनल या जो व्यक्तिगत जोखिम कारण है, इसके अंतर्गत उस व्यक्ति के पर्सनल अर्थात जो वो व्यक्ति स्वयं है ना, वो स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर किसी भी तरीके का अगर कोई असामाजिक व्यवहार है या अनसोशल बिहेवियर कर रहा है वो, ठीक है, या फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास अगर सही से नहीं हुआ है, या फिर वो किसी भी तरीके के मेंटल प्रॉब्लम से अगर वो जूझ रहा है, तो ये सभी चीज़ें उसके पर्सनल रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इन चीज़ों से वो ऐसा व्यवहार कर सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की, जो है फैमिली रिस्क फैक्टर, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं पारिवारिक जोखिम कारक कहा जा सकता है इसको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर्सनल था तो व्यक्ति स्वयं से रिलेटेड था और उसके खुद की वजह से ये इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न हो रही थी या ऐसा बिहेवियर आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पर फैमिली वर्ड आ रहा है, मीन्स जो परिवार है वो इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि फैमिली के अंदर अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर घर परिवार के अंदर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, ठीक है, या बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं किया गया है, या फिर सिंगल पेरेंट होते हैं, मीन्स या तो मदर ही है या फिर केवल फादर ही है जो, या तो मदर ही है या फिर फादर ही है जो बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस होना या फिर सिंगल पेरेंट होना, घर के अंदर माता और पिता के बीच में अगर अच्छा व्यवहार नहीं है, आपस में नहीं बनती है, ठीक है, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण सही नहीं है, या फिर माता पिता के बीच में तलाक की या डाइवोर्स की अगर कंडीशन आ रही, तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये फैमिली रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चों की बाल अपराध के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं या ऐसा व्यवहार उनमें उत्पन्न कर सकते हैं। आगे जो हम थर्ड फैक्टर की बात करेंगे वो है पीयर रिस्क फैक्टर, ठीक है। थर्ड है आपका पीयर रिस्क फैक्टर। अब देखिए, पीयर रिस्क फैक्टर मीन्स जो हमारे सहकर्मी है या आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जब छोटा बच्चा है उसका सहकर्मी तो उसका दोस्त ही होगा, है ना। तो उसके जो फ्रेंड्स है, जब वो खुद अगर 18 ईयर्स के अंडर आता है तो उसके जो साथ के लोग होंगे वो भी लगभग इसी क्राइटेरिया, इसी एज ग्रुप के अंतर्गत आते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब बच्चे जो छोटी उम्र के होते हैं उन्हीं की वजह से अगर इस तरीके का व्यवहार उत्पन्न हो जाए बच्चे में, ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि जब बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हैं तो कभी कभी कोई ग्रुप उन्हें एक्सेप्ट करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इन वजहों से बच्चों के अंतर्गत ये नकारात्मक भावनाएं जो होती है वो पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ करके या फिर किसी गलत ग्रुप में जुड़ जाएंगे और उसके बाद में वो कोई ना कोई गलत काम या गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपराध कर बैठते हैं। जो फोर्थ इसका रिस्क फैक्टर है वो है स्कूल एंड कम्युनिटी। रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो देखिए,
जो स्कूल एंड कम्युनिटी, स्कूल मीन्स जो हमारा विद्यालय है, तो बच्चे जो होते हैं स्कूल से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, है ना। स्कूल का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और साथ ही कम्युनिटी का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर बच्चा, अगर स्कूल के अंदर अगर अच्छी अकेडमिक बच्चे की अगर परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी वजह से उसको अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। साथ ही साथ में अगर वो अच्छी जो एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, अगर वो नहीं लेकर के आ पाता है, तो हो सकता है आपस में जो अपने फ्रेंड्स हैं या उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनमें अगर आपस में कोई आगे निकल गया, मीन्स किसी के मार्क्स बहुत अच्छे, अगर किसी की परसेंटेज डाउन रह गई, तो भी इनमें कंपटीशन की भावना जाग सकती है। तो वो भी एक तरीके का इसका रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम कम्युनिटी की बात करते हैं, मीन्स हम हमारे नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा नेबर है, अगर वो अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर आपकी रिलेशनशिप अगर नेबर्स के साथ अच्छी नहीं है या फिर कोई एक अच्छा ग्रुप नहीं है, तब भी कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें देखी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर आपके जो कॉलोनी है या आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, वहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि इन आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत अगर जुड़ा हुआ होता है, तो उनसे भी बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं और इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 4 तरीके के रिस्क फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाल अपराध के लिए, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि जो बच्चे हैं वो हमारा आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे, ठीक है। उस भविष्य का निर्माण करेंगे ना, तो इसलिए उनका अच्छा डेवलपमेंट और ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई टूटा हुआ व्यक्ति हो या फिर अगर किसी भी तरीके का किसी में हमें सुधार करना हो, तो सुधार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक नया निर्माण करना बहुत आसान है। क्योंकि अगर हम सुधार करेंगे ना, तो पहले हमें उस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम सीधा निर्माण की बात आती तो वो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम सीधा सीधा कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो फ्रेडरिक डगलस हैं, इन्होंने बताया है कि कोई भी टूटा हुआ पुरुष या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसकी मरम्मत करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एक मजबूत बच्चे का निर्माण करना बहुत आसान है। क्योंकि बच्चे का बिहेवियर हम जिस तरीके से उसको मेंड करेंगे, जैसे हम उसको बनाएंगे वैसा बन जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति की अगर आदत खराब है या वो गलत रास्ते पर चला गया है, तो उसे सही रास्ते पर लेकर के आना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो देखिए, ये तो था, हमने इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर ली और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है क्या, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब देखिए, इसके कुछ कॉजेज हैं, तो वो कॉजेज क्या क्या हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर कॉजेज में पहला आता है, कॉजेज में पहला कॉज है पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत कारक। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसका बिहेवियर जो है वो कभी भी कैसे भी चेंज हो सकता है ना। अर्थात जब हम खुश हैं तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, और जब हम अगर ना खुश हैं या हम गुस्सा है, हमारा जैसे जैसे बिहेवियर चेंज होता है वैसे वैसे हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, वैसे वैसे हमारा व्यवहार भी बदल सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई भी एक नाबालिग बच्चा है, अगर वो अगर उसके इंटेलिजेंस पावर जो है या उसका IQ जो है वो अगर कम है, अगर वो अच्छी एक एजुकेशन नहीं ले पाया है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको एक अच्छी जॉब पाने के लिए या अपना अच्छा करियर बनाने में उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार उसको अगर एजुकेशन ही नहीं मिली है तो भी समस्या आ सकती है। तो इन सब कंडीशंस के अंतर्गत क्या होता है, जो उसका व्यवहार होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, वो बहुत ही आक्रोश से भरा हुआ हो जाता है, ठीक है। वो अनकंट्रोल्ड रहते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड होते हैं वो, जिनके बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनको सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता है किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ होती है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक या बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है, ठीक है। तो जो पर्सनल फैक्टर है, ये हमारे को इसके बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की, ठीक है। सेकंड फैक्टर है फैमिली फैक्टर, ठीक है। अगेन फैमिली फैक्टर की आप बात करते हो ना, तो देखिए,
जो फैमिली है अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का, अगर माता और पिता के बीच में अगर किसी तरीके के अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो किसी चीज़ का यूज़ अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, या फिर जो पेरेंट के बीच की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, पेरेंट रिलेशनशिप, ये बच्चे के व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि अगर माता पिता के बीच में अच्छा व्यवहार नहीं है, वो आपस में साथ में नहीं बैठते हैं, या कोई भी तरीके की उनका वार्तालाप या बात अच्छे से नहीं होता है, तो ये बच्चे के उसको अफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से अगर पेरेंट रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो इनकी बच्चों के साथ या जो चाइल्ड रिलेशनशिप है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो फैमिली फैक्टर होता है या पेरेंट होते हैं, ये बच्चों के डेवलपमेंट में या बच्चों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही मेजर रोल को प्ले करते हैं। तो ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की अगर पेरेंट की अगर आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है तो वो बच्चों के साथ भी उतनी ही अच्छी रिलेशनशिप बना पाएंगे। तो यह बच्चा अब अपने पेरेंट से हर बात अपनी शेयर कर सकता है, हर बात अपनी साझा कर सकता है, और साथ ही साथ में अपने उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी बताएगा, तो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन उसको पेरेंट के द्वारा मिल सकता है। ठीक है, अगला हम जो बात करेंगे वो है बच्चे अगर किसी भी टाइप की जो कोई भी नशीली चीज़ें हैं या फिर कोई भी ड्रग्स हैं, अगर इनका सेवन करने लग गए हैं तो, ठीक है, ड्रग्स का सेवन करना मीन्स जिसके अंदर किसी भी टाइप की चीज़ आ सकती है। इट कुड बी स्मोकिंग भी हो सकती है, ठीक है, ये स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हैबिट हो सकता है बच्चों का, ठीक है, ड्रिंकिंग हैबिट के अलावा अगर किसी भी टाइप का ड्रग जो होता है वो भी वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये बच्चों के लिए डिज़ायरेबल नहीं होती या एक डिज़ायरेबल बिहेवियर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो अब अगर बच्चा इन चीज़ों का यूज़ करता है तो क्योंकि वो 18 ईयर्स से बिलो है तो उसके लिए डिज़ायरेबल नहीं है, हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, ये इलीगल एक्टिविटीज़ में भी आ गया, क्योंकि जैसे कि ड्रग्स का सेवन किया जाएगा जो कि लीगल नहीं है, तो बच्चा अगर आज ही अगर इन चीज़ों को कंज्यूम करने लग गया है तो उसका भविष्य बिल्कुल खतरे में होता है ना। तो इसमें बच्चा स्मोकिंग कर सकता है या अल्कोहल का भी कंज्यूम कर सकता है। बहुत सारा आजकल जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, या फिर जो हमारा मास मीडिया है, टीवी है, या फिर जो कोई भी सोशल मीडिया, ये इन सब चीज़ों को कई बार बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये तो थे बात इसके कॉजेज़ की। अब हम आगे बात करेंगे कि हमें इसको किस तरीके से रोकना है। ठीक है, तो देखिए हम इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ ट्रुएंसी एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहला बहुत ज़रूरी होता है, जो ज़रूरी चीज़ होता है वो है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन बच्चे हैं या कौन सा ग्रुप है जो इन सब चीज़ों के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको ट्रीट करना होता है। ये बच्चे जब अपनी आदतों से ही अपराध करने लग जाते हैं ना, तो ये खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो अगर आपसे ये एक बार छिप जाएंगे, 2 बार छिप जाएंगे, लेकिन थर्ड टाइम में ये आपको ज़रूर से पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, बहुत सारे जो कार्यक्रम होती है जो चलाती है, जिससे कि इनको पहचान करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, या इस समस्या की रोकथाम की जा सकती है। इसके लिए देखिए कई लोग जो पर्सनल लेवल पर अगर करते हैं, ठीक है, तो पर्सनल लेवल के ऊपर इनकी बहुत सारी काउंसलिंग्स आती है। ठीक है, काउंसलिंग्स आती है। काउंसलिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनके द्वारा बच्चों को क्या किया जाता है कि काउंसलिंग दी जाती है कि इनका अगर नेगेटिव बिहेवियर है या ऐसी चीज़ें उनमें जनरेट हो रही तो क्यों हो रहा है। साथ ही साथ उनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी इनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसमें कि टेक्निकली ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के रोजगार या फिर किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। अब हम इसके बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की, और अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मीन्स कैसे हम अब इसको, हमने रोका तो है लेकिन अब इसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे कि बच्चा इसी के साथ में जुड़ा हुआ रहे और वो वापस से इन्वॉल्व इस चीज़ में नहीं हो जाए या बाल अपराध में फिर से इन्वॉल्व नहीं हो जाए। तो सबसे पहला होता है अपने बच्चों के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप
को डेवलप करना, ठीक है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट। क्योंकि अगर कोई पेरेंट है, अगर अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने से क्या होता है कि बच्चे अपनी हर प्रॉब्लम को, हर चीज़ को साझा करते हैं। और बेसिकली जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किसकी वजह से शो हो रहा था, एक नेगेटिव बिहेवियर था ये, है ना, ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम कह सकते हैं हम इसको, जिसकी वजह से ये जनरेट हो रहा था। तो अगर एक रिलेशनशिप अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो नेगेटिव बिहेवियर है ये पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है एक बच्चे के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने में, उसका विश्वास जीतने में और उसके मन की बातों को जानने में, लेकिन एक बार अगर ये रिलेशनशिप अगर अच्छी डेवलप हो जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा होता है कि बच्चों से हमें किसी भी तरीके से, मतलब उनको कोई भी बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत उनको नहीं डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा रूल्स मत बनाइए आप उनके लिए, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से उनको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको उनसे नहीं रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जब होती है ना, तो बच्चे जब उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो इस तरीके से अपने रास्तों से भटक जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगला इसका जो मैनेजमेंट है, थर्ड जो है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का जो बिहेवियर है, बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, बच्चे को कई बार क्या होता है कि अपना गुस्सा या अपना एंगर कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा हिचक जाते हैं, झिझक जाते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कभी अपना जॉय अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं, कभी अपनी क्यूरियोसिटी को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी अपने अफेक्शन को, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए बच्चों के लिए बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। अगर बिहेवियरल थेरेपी बच्चों को दी जाए तो वो अपने बिहेवियर को जब कंट्रोल करेंगे ना, तो उससे उनकी जो स्किल्स होंगी, वो बच्चों की स्किल्स भी रिफाइन होंगी, और जब बच्चों की स्किल्स रिफाइन होगी तो वो अपने जीवन में आने वाले जितने भी स्ट्रगल्स हैं, हर्डल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उन सबसे बाहर निकल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बच्चों के लिए एक थेरेपी साबित हो सकती है, ठीक है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं उनको हमें उनके जो एडोलेसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में हमको उनको अच्छे से बताना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो एडोलेसेंट स्टेज होती है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है हमारी लाइफ की, क्योंकि आपको ये चाइल्डहुड से आपको एडल्ट की तरफ मूव करने में यही हेल्प करती है, ठीक है, और ये एक ब्रिज स्टेज भी कही जाती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इस अवस्था के अंतर्गत होने वाले जितने भी डेवलपमेंट है उसको बच्चे को अच्छे से समझाएं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे जब भी कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उनका पीयर ग्रुप कैसा है, ठीक है, पीयर ग्रुप उनका कैसा है। अगर पीयर ग्रुप बच्चों का अच्छा होगा ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको देखना नहीं पड़ेगा। और जो उनके साथ में खेलने वाले बच्चे हैं या साथ में उनके ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं फिर से वो गलत संगत में नहीं चले जाएं। कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अलोन अगर आप छोड़ते हैं बच्चों को तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और कहीं पे भी जा रहा है तो वो किस तरीके के लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है, हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके बच्चा अगर स्कूल से आना जाना कुछ भी करता है तो उसके लिए आप किसी भी एक असिस्टेंट को रख सकते हैं साथ में, या फिर कोई भी उनको एक अच्छा गैजेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि बच्चा आपसे कम्युनिकेट कर सके अगर वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आ जाता है या उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने बात करी है ट्रुएंसी एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में, इसके कॉजेस, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया है।